हम कंपेयर करने लगे हैं कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो 2018 में आई थी और ये जो करंट गवर्नमेंट है जो कि लास्ट ईयर पावर में आई है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन इन पॉइंट्स पे क्या बनता है। ये रियल इलेक्शंस थे या नहीं थे। 2018 में बहुत से सवाल थे, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें ऐसा लगे कि जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी कोई पॉपुलैरिटी ही नहीं। तो इस वाले को तो मैं कहूंगी कि ये एक बेसिक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के जो तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं करते। लेकिन मेरी नजर में ये दोनों इलेक्शन में बहुत क्लियर किया गया था कि फौज या इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। मेरा ख्याल से बिल्कुल इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पीटीआई के पास इलेक्शन सिंबल नहीं था, पीटीआई को और भी बहुत हर्डल्स थी, वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते थे। दो बड़ी पार्टीज के हेड एक पार्टी के 2018 में मियां नवाज शरीफ जेल में थे और इस दफा इमरान खान साहब जेल में थे। विश लिस्ट तो यही थी पिछली गवर्नमेंट की भी जो इस वक्त पूरी हो रही है। हमने जो 27th अमेंडमेंट्स देखी हैं, ओवरऑल पीका का कानून जो है, ऑफ कोर्स देयर सो मेनी जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। रूल ऑफ लॉ इंडिकेटर्स देखते हैं, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस is much worse than PTI। 2018 में सबको लग रहा था उस गवर्नमेंट में कि हम सब हाइब्रिड हैं, सेम पेज। तो देखिए सेम पेज तो जाके अब इम्प्लीमेंट हुआ है और ये सेम पेज बहुत खौफनाक है। तो जब आप उस तरह की बुरी वो कोई चीज प्लान करते हो तो वो अमूमन बहुत 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 बुरी हो जाती है, जो कि हो चुकी हुई है। कि उनको टारगेट करने के वो इतनी तेजी से बढ़ाए गए हैं। अब व्हाट्सएप पे भी अगर आप मैसेजेस भेज रहे हो निताशा, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग डरते हैं। हदें पार ऐसी हुई हैं जर्नलिज्म में भी कि उनको बिल्कुल भी मेरी नजर में कंट्रोल करने का और कोई तरीका रह नहीं गया। शहबाज शरीफ की कोई ख्वाहिश ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही, मेरे ख्याल है वो भी एग्री करते हैं जो हमारी फौज का माइंडसेट है उससे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कैपिचुलेट कर दिया और सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट को यूं सिल्वर प्लेटर पे रख के दे दिया है। जुडिशरी को कैसे डिसमेंटल किया गया है। ऑल हाइब्रिड्स आर बैड, वो पहली हो या वो आखिरी हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। 2015 में कैथरीन एडिने ने एक पेपर लिखा था पाकिस्तान के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की उस वक्त की जो रजीम थी उसको उन्होंने कुछ कैटेगरीज में मार्क्स दिए थे, हाइब्रिड रजीम को कुछ मार्क्स दिए थे। हम उसी पेपर को आज 10 साल बाद रिविजिट कर रहे हैं और उन कैटेगरीज को हम नंबर्स देने लगे हैं। लेकिन हम नंबर्स ऐसे देंगे कि हम जो पिछली गवर्नमेंट रही थी, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वर्सेस जो कि इस वक्त गवर्नमेंट है, जो कि एक नून लीग लेड पीडीएम कॉम्बिनेशन टाइप गवर्नमेंट है, एलाइड गवर्नमेंट है, हम उसके हिसाब से दोनों गवर्नमेंट्स को कंपेयर करके मार्क्स देने लगे हैं। तो उस पेपर में उन्होंने बहुत सी ब्रॉड कैटेगरीज रखी थी जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरीज रखी थी जिसके अंदर उन्होंने मार्क्स दिए थे। हम कुछ ब्रॉड पॉइंट्स उसमें से उठाने लगे हैं और हम कंपेयर करने लगे हैं कि उस वक्त की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत जो 2018 में आई थी, और ये जो करंट गवर्नमेंट है जो कि लास्ट ईयर पावर में आई है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन इन पॉइंट्स पे क्या बनता है। तो पहला तो पॉइंट जो था जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन की थी वो इलेक्शंस थे, कि इलेक्शंस के अंदर दो कैटेगरीज थी। तो मैं पहली कैटेगरी है इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की इंटेग्रिटी कितनी, यानी कि कितने को जेन्युइन इलेक्शंस हुए हैं, ये रियल इलेक्शंस थे या नहीं थे, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो रियल हैं या नहीं हैं, या मैनेज किए गए हैं, टू यूज अ गुड वर्ड। तो एनीवेज उसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। तो बेनजीर, आप 2018 के इलेक्शन को 2024 से कंपेयर करें तो 2024 वाले को कितने मार्क्स देंगे आप और उसको कितने देंगे? निताशा, मैं दोनों को 2 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10। ओहो, भाई तुम्हारी तो क्लास में कोई ना पढ़ने आए, तुम तो बच्चों so strict। बहुत मुश्किल है मार्क्स देना। बिल्कुल ही तुमने गिरा दिया। अच्छा, ठीक है, दोनों को 2-2 तुम दे रही हो। एंड व्हाई? क्योंकि दोनों इलेक्शंस की इंटेग्रिटी पे और जो रिजल्ट बाद में आए उस पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सवाल है। उसके इलेक्शंस के बाद जो हुआ वो ज़रा एक मुख्तलिफ सिनारियो है मेरे ख्याल से 2018 और 2024 का, लेकिन उस पर बाद में बात कर सकते हैं हम इस पे। ओके रीमा, अच्छा, सो आप दोनों इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस बेसिकली मींस के वोट्स जो आप लोगों ने कास्ट किए, क्या दे ट्रांसलेटेड इनटू पीपल जो पार्लियामेंट में आपके बैठे हैं। सो मेरा बेनजीर से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है 2018 में बहुत से सवाल थे, लेकिन फिर भी वो एक बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें ऐसा लगे कि जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी कोई पॉपुलैरिटी ही नहीं है या लोग उनको पसंद ही नहीं करते, उनको कोई वोट नहीं पड़े। इस वक्त थोड़ा ज्यादा मेरा ख्याल है सवालात हैं इंटेग्रिटी के।
जो फॉर्म्स 45 और 47 वाला मामला हुआ, मेरी नजर में वो एक फंडामेंटली एक डिफरेंट तरीका है इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का। तो इस वाले को तो मैं कहूंगी कि ये एक बेसिक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के जो तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं करता, तो मैं इसको दूंगी 1 मार्क। और जो पिछला था उसमें भी सवालात थे, उसमें भी धांधली मुख्तलिफ तरह से हुई हुई उसमें जो आरटीएस के इश्यूज हैं उस पर भी सवालात हैं, प्री पोल रिगिंग के भी सवालात हैं, किस तरह मैनिपुलेट बाद में हुकूमत बनाने के लिए किए गए। लेकिन वो मेरा ख्याल है इस वक्त से फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेग्रिटी थी उन इलेक्शंस की, तो उसको मैं 4 दे दूंगी आउट ऑफ 10। बट इस वाले को 1 दूंगी। तो मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन में इंटेग्रिटी कम थी इन इलेक्शंस की। अच्छा, मैं इसको दोनों इलेक्शंस को देती हूँ 4-4, और उसकी रीजन ये है कि मेरा ख्याल है एक चीज है जिसके ऊपर हमें इलेक्शंस को जरूर इवेलुएट करना चाहिए, और वो ये है कि अवाम के दिमाग में ये डाला गया था कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, और ये बड़ा असर करता है। कभी कभार ये अगेंस्ट भी चल जाता है, कभी ये फेवर में भी चल जाता है कुछ पार्टीज के। लेकिन मेरे नजर में ये दोनों इलेक्शन में बहुत क्लियर किया गया था कि फौज या इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। तो जिसके साथ वो थे उन्होंने दिखा भी दिया दोनों इलेक्शंस में, जिनके साथ वो हैं उनके हक में वो उन्होंने कुछ ना कुछ किया। एक इलेक्शन में ज्यादा हुआ, तो मेरा ख्याल है मैं 2018 वाले को 5 मार्क्स दे दूंगी और इस वाले को 4 दे दूंगी। So तो ये anyways, कम, इस इलेक्शन की कम इंटेग्रिटी है उससे। yes, I will say that. तो anyways, ओके। अच्छा, इलेक्शंस में दूसरी चीज है लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या सब पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी? इसका वैसे जवाब हम सबको पता ही है, लेकिन बहरहाल बेनजीर आपसे शुरू करती हूँ। पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मैं तो 6 मार्क्स दूंगी। मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड था पिछले इलेक्शन में। इस बार तो मैं फिर से 2 ही दूंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा पर मैं 2 पे ही अटकी रहूंगी। मेरा ख्याल से बिल्कुल इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। ओके, रीमा। हाँ बिल्कुल, आई थिंक द बिग क्वेश्चन, ये जो इलेक्शन हुए, अगेन दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। जो इलेक्शन हुए उनकी इंटेग्रिटी भी इतनी कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुई क्योंकि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी थी। पीटीआई के पास इलेक्शन सिंबल नहीं था, पीटीआई को और भी बहुत हर्डल्स थी, वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम 2018 में देखें तो मुख्तलिफ पार्टीज, खासतौर पे एएनपी, केपी में कुछ हद तक पीपल्स पार्टी, उनको भी उस तरह से फ्रीडम नहीं था ओपनली जितना रिलेटिवली होता है ना, जितना नून को था फॉर एग्जांपल। तो प्रॉब्लम उसमें भी थी लेकिन इस वक्त ज्यादा थी। तो अगेन अगर मैं उनको उन इलेक्शंस की लेवल प्लेइंग फील्ड को 6 दूंगी, तो इस दफा 3 दूंगी। अच्छा, मेरे नजदीक दोनों इलेक्शंस में एक बड़ी स्टार्क जो सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि दो बड़ी पार्टीज के हेड, एक पार्टी के 2018 में मियां नवाज शरीफ जेल में थे और इस दफा इमरान खान साहब जेल में थे। तो ये तो दो बड़ी क्लियर सिमिलैरिटीज हो गई जिन्होंने दोनों इलेक्शंस को स्टिमी किया था। लेकिन उसमें ये है कि पार्टी का सिंबल नून लीग से नहीं लिया गया था, उनका सिंबल शेर ही था, इनसे बैट ले लिया गया था। तो मेरे नजदीक ये काफी अनफेयर चीज थी जो एक हुई थी, इनके पार्टी सिंबल ले लिया गया था, जो टेक्निकल वजूहात या जो भी था, बहरहाल पार्टी का सिंबल उनसे ले लिया गया था। तो लेवल प्लेइंग फील्ड में, लेकिन ये भी है कि वहां भी देखा था बहुत से, अगर आप नून लीग वालों से बात करें तो वो बताते हैं कि उनके लोग आखिरी मिनट पे प्रेशर के अंडर कैसे टिकटें वापस कर रहे थे। बेनजीर, आपको याद है हमने उस वक्त कवरेज करते हुए मैंने पीएमएलएन के कुछ एमएनएज और एमपीओ को फोन किया था कि आप टिकटें क्यों वापस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हम प्रेशर ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने मुझे कहा था हम ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम पे बहुत ज्यादा थ्रेट्स आ रही हैं, तो बेहतर है कि हम खुदाफिज कह दें। इसी तरह पीटीआई को भी फेस करना पड़ा था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन सिंबल एक बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से ये हुआ है। तो आई वुड नताशा, गिव लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे कहूंगी कि इस बार बहुत ज्यादा था। हमने बहुत ज्यादा इस किस्म की स्टोरी सुनी थी कि उनको कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा, उनके पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं, उनको कैंप नहीं लगाने दिया जा रहा। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन अगर हम करें तो बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू 2018। तो मैं इसको उस सेंस में अगर मैं 2018 को 5 दूंगी तो इधर वाले इलेक्शन को आई विल गिव देम 3। ओके। अच्छा, नाउ वी कम टू द रूल ऑफ लॉ।
अच्छा, ये एक ऐसी कैटेगरी है कि कानून जो है वो बड़ा जरूरी होता है किसी भी डेमोक्रेसी के चलने के लिए, कि मुल्क में कानून कोई है या नहीं है। जंगल का कानून है, कुछ कानून अगर नाफिज है तो वो किसी एक जगह को फेवर तो नहीं कर रहा है, या किसी एक खास हिस्से पे असर अंदाज तो नहीं हो रहा, और बाकियों को कुछ खुली छूट मिली हुई है। तो रूल ऑफ लॉ एक वर्किंग डेमोक्रेसी के लिए, एक जमहूरी मुल्क में बड़ा जरूरी होता है। तो रूल ऑफ लॉ पे बेनजीर, आप पिछली गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट के वर्सेस क्या मार्क्स देंगे? मेरे ख्याल से विश लिस्ट तो यही थी पिछली गवर्नमेंट की भी जो इस वक्त पूरी हो रही है, तो मैं 4 दूंगी पिछली गवर्नमेंट को, लेकिन को पूरी शायद नंबर्स नहीं थे उस वक्त असेंबली में जो इस वक्त हैं। इस बार तो मैं निताशा, मुझे बहुत मुश्किलों से शायद 1 भी मैं ना दूं। इस वक्त जो हालात हैं मुझे नहीं पता क्या ही बचा है इस वक्त। अच्छा, रीमा। हाँ, मतलब मैं लेजिस्लेशन की बात करती हूँ कि पीटीआई के दौर में लेजिस्लेशन कुछ अच्छी भी हुई, और इस तरह की लेजिस्लेशन जो पीडीएम से एक्चुअली शुरू हुई इलेक्शन से पहले से और अब चलती जा रही है, वो बहुत खौफनाक लेजिस्लेशन है। आप देख लें, आर्मी एक्ट में, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में पहले तरमीम की गई, बहुत से ऑफेंसेस ऐड किए गए। इसके अलावा आप उठा के देखें, पहला साल तो इस गवर्नमेंट का था, चाहे वो इलेक्शंस एक्ट हो जिसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और इलेक्शन पूरे काउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो तरमीम की गई। उसके बाद इस्लामाबाद का पीसफुल असेंबली का लॉ, जिसने एक तरह से असेंबल करने को ही, प्रोटेस्ट करने को ही अनलॉफुल कह दिया। इसके अलावा अब हमने जो 26 27 अमेंडमेंट्स देखी हैं, ओवरऑल पीका का कानून जो है, ऑफ कोर्स देयर सो मेनी जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं। इस रूल ऑफ लॉ फ्रेमवर्क में अब आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, जो आप सब रूल ऑफ लॉ इंडिकेटर्स देखते हैं, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस इज मच वर्स देन पीटीआई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, अब हम कंपैरिजन में देखते हैं तो ये बुरी लगती है, लेकिन उस वक्त पीटीआई की भी रूल ऑफ लॉ स्टैंडिंग जो थी वो कोई खास नहीं थी, बहुत मसाइल थे। कवानीन उस तरह से अगर ना पास भी हुए हो, इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग कवानीन की, सिडिशन के केसेस बनाए जाते थे। सो रूल ऑफ लॉ तब भी अच्छा नहीं था, लेकिन अगर तब मैं 4 दूंगी 10 में से, तो अब मैं भी 2 दूंगी 10 में से। अच्छा, ठीक है। मैं पिछली गवर्नमेंट को 4 दूंगी और इस गवर्नमेंट को भी 4 दूंगी। अच्छा, इसका रीजन ये है कि पिछली गवर्नमेंट में हम एक बात कहे जा रहे थे कि ये जो सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है, जिसके अंदर एक बड़ी क्लियर डिमार्केशन हुई हुई थी कुछ बाउंड्रीज की, बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद 2008 में, 2007-8 में, कि ये लाइंस क्रॉस ना करें। इसके बाद ये लाइंस बहुत ज्यादा क्रॉस होती रहेंगी और हर दफा बिल्कुल उड़ा के रखती जाएगी लाइन। तो वो उस वक्त हम कह रहे थे, कुछ सुनने वाला था नहीं। 2018 में सबको लग रहा था उस गवर्नमेंट में कि हम सब हाइब्रिड हैं, सेम पेज सेम पेज। तो देखिए, सेम पेज तो जाके अब इम्प्लीमेंट हुआ है और ये सेम पेज बहुत खौफनाक है। उस वक्त इसकी ख्वाहिश थी, जैसे कि बेनजी ने कहा, और इम्प्लीमेंट अब जाके हो रहा है। मेरी नजर में ये दोनों बराबर है, बिकॉज जो आपने शुरू किया था, आप आग लगा के ये तो नहीं कह सकते ना कि अब आग हमें नहीं लपेटे में लेगी। आग तो सबको लपेट लेती है। बहरहाल, तो नताशा, ये लिपेटे में हम क्यों, लेकिन हम पे भी तो इम्पैक्ट आ रहा है ना। अब रूल ऑफ लॉ सिर्फ चले, आप पीटीआई की भी, हमारा क्या कसूर? pragmatically, रीमा, ये तो होना ही था। जब उस वक्त ये चीजें शुरू हुई थी, ये राह दिखा दी गई थी। मैं इसमें कोई खास पीटीआई को नहीं खाली ब्लेम करना चाह रही, मैं इसमें पीटीआई एंड उस वक्त के हाइब्रिड के जो दो सरगना थे, मैं उनको भी ज्यादा हम्म। ब्लेम करना चाह रही हूँ। उन्होंने सोचा था कि हम लास्ट करेंगे थ्रू आउट, और उन्होंने ये कर दिया था, और वो चलता रहा सिलसिला। लेकिन अब वो आके एहतताम पे यहाँ पहुंचा है। तो जब आप उस तरह की बुरी वो कोई चीज प्लान करते हो, तो वो अमूमन बहुत 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 बुरी हो जाती है, जो कि हो चुकी हुई है। बट बहरहाल, उनको ओके। उनकी ख्वाहिश थी, तो उनको अब देख लें कि क्या किधर पहुंचा है सिलसिला। ओके। मैमल, आपने इसको भी नहीं रेटिंग करनी? नहीं नताशा, मैं आर्गुमेंट दूंगी कि मुझे क्यों लगता है कि हम्म। इसको किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी सबसे कर ले बात, फिर उसके बाद मैं अपनी। ओके। ओके। आज अब हम जल्दी से फिर कर लेते हैं प्रेस फ्रीडम। बेंजी। निताशा, आप हैरान होंगी, मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत में कंपैरेटिवली बेहतर था प्रेस फ्रीडम का जो निज़ाम था, तो मैं तो 5 दूंगी। फिर से मैं कहूँगी विश लिस्ट तो यही थी, लेकिन पूरी अब हो रही है। इस बार तो मैं शायद 2 नंबर भी ना दूं, 1 नंबर दूं। क्योंकि मेरे ख्याल से, अच्छा, मुझसे अक्सर ये वैसे पूछा जाता है, अगर आप मुझे 2 मिनट दें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, कि कंपेयर करें सेंसरशिप पीटीआई के दौर में और पीडीएम के दौर में, और पहले मेरे पास इसका जवाब नहीं था। अब क्योंकि 3 साल गुजर गए हैं पीडीएम के दौर को,
तो मैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो सेंसरशिप इस वक्त है और जो दबाव है मीडिया में वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि वो जो एवेन्यूज़ हैं और तरीक़ेकार हैं सहाफ़ियों को हरासा करने के, उनको टारगेट करने के, वो इतनी तेज़ी से बढ़ाए गए हैं। कानून साजी के ज़रिए पीका हो गया आपका, डेफेमेशन का कानून, NCCIA बना दिया आपने, पंजाब कह रहे हैं हम अपना अलग से साइबर क्राइम लॉ और एक विंग बनाएंगे। और अब तो NCCIA को ये भी इख्तियार दे दिया है कि वो एक सहाफ़ी का की प्रॉपर्टी भी सीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है। तो एक तो ये वजह है कि आपने कोडिफाई कर दिया है ये सब कुछ, ये जो पूरा तरीक़ेकार है। दूसरा मेरे ख्याल से जो एक खौफ की फिजा है वो आप इतनी तेजी से आपने कायम की है कि आप व्हाट्सएप पे भी अगर आप मैसेजेस भेज रहे हो नताशा, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग डरते हैं, उनको समझ नहीं आती कि भेजें या ना भेजें। व्हाट्सएप का जो ग्रुप एडमिन है वो कहीं आपके खिलाफ पीका के तहत केस ना कर दे, और ये कोई अजीब सी बात नहीं है, इस तरह के केसेस रजिस्टर हुए हैं। एक तीसरा जो मेरे ख्याल से एक मुख्तलिफ चीज़ है पिछले दौर में, वो इस वक्त जो सहाफ़ियों के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है। PTI के दौर में ऑपोजिशन चाहे बेशक लिप सर्विस करती थी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, लेकिन वो आते थे सहाफ़ियों के साथ, कुछ सॉलिडारिटी दिखाते थे, उनके घर तक जाते थे। वकला की तरफ से आपको कुछ ना कोई सपोर्ट मिलता था, सिविल सोसाइटी की तरफ से मिलता था, मीडिया की तंजीमों की तरफ से मिलता था। वो इस बार आपको नज़र नहीं आता। जब सहाफ़ी टारगेट होते हैं उस किस्म का वकला की तरफ से सपोर्ट नहीं आता। सिविल सोसाइटी खैर खुद भी बहुत दबाव में है, मीडिया की तंजीमें आपकी इतनी पोलराइज्ड है, और ऑपोजिशन जो इस वक्त PTI है उनको खुद इंडिपेंडेंट आवाजें नहीं पसंद और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं पसंद, तो उनसे तो आप वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जो पूरा माहौल है वो बहुत तेजी से तब्दील हुआ है। रीमा? अच्छा, मेरा मीडिया से क्योंकि डायरेक्टली उस तरह ताल्लुक नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, जो टीवी पे एक शो है उसमें मुझे पर्सनली ज्यादा चेंज महसूस नहीं होता। वैसा है जैसा पीटीआई का दौर, दो तीन आप सेक्शंस में उसको कर सकते हैं। एक बहुत खौफनाक था जिसमें आप कोई बात नहीं कर सकते थे, और फिर थोड़ा लीनियंट होता गया, और फिर मेरा ख्याल है लोगों ने उसको भी मैनेज करना सीख लिया था। तो ये मुझे लगता है जो PTI का खौफनाक दौर था वो ऐसा ही था जैसा अब है इस वक्त। तो उसको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बल्कि उस वक्त कुछ मेरे ऑपेड्स वगैरह छापे नहीं गए, मुझे कह दिया गया था सॉरी, अभी तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन शायद उन इश्यूज में मैं लिख नहीं रही, अगर लिखूं वो ही हो, तो मैं उसको कहूंगी मेरे एक्सपीरियंस में सिमिलर है, तो मैं इसको दूंगी 4 नंबर दे दूंगी दोनों को। लेकिन अगर मैं एक फ्रेमवर्क देखूं, मेरा ख्याल है इस वक्त जिस फ्रेमवर्क में मीडिया ऑपरेट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीका का कानून है, वो इस दौर को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाता है। तो अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरा ख्याल है वो ओवरऑल रिफ्लेक्ट नहीं करता कि असल में क्या हो रहा है। बेनजीर इज इन अ बेटर पोजीशन, और आप दोनों भी, महमल और नताशा, टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन अगर मैं लीगल फ्रेमवर्क देखूं, इस वक्त जिस लीगल फ्रेमवर्क में मीडिया ऑपरेट कर रहा है वो ज्यादा खौफनाक है। तो इसलिए मैं इस दौर को दे दूंगी 3 और PTI के दौर को 4। अच्छा, मैं भी PTI के दौर को 5 दे दूंगी और इस गवर्नमेंट को 4 दे दूंगी। उसकी रीजन ये है कि ये बिल्कुल बेनजीर की बात ठीक है कि कोडिफाई हो गया है। प्रेस के अगेंस्ट एक्शन जो है वो अब आपका लॉ का हिस्सा बन गया कि इनको सेट कैसे करना है बेसिकली। तो लेकिन इसके साथ मैंने ये भी देखा है कि कुछ, एंड दिस इज समथिंग प्रेस वाले डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट, लेकिन कुछ हदें पार ऐसी हुई हैं जर्नलिज्म में भी कि उनको बिल्कुल भी उनके लिए मेरी नजर में कंट्रोल करने का और कोई तरीका रह नहीं गया था। कुछ झूठ ऐसे बोले गए, कुछ खौफनाक बातें ऐसी की गई जिनसे मुल्क का बहुत नुकसान हो सकता था, और उनको रोकने वाला कोई नहीं था, उनको कुछ भी नहीं था। एंड आई सी दिस हैपनिंग फ्रॉम पीपल हु वर इन ऑपोजिशन टू द एस्टेब्लिशमेंट। उनकी ये हद खत्म हो गई कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को अपोज करते हुए मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी, लेकिन वो कर रहे थे। मेरी नजर में दैट वाज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू, और उसके नतीजे में इतनी ही सख्ती होनी थी जो कि अब हो रही है, इससे आगे और भी ज्यादा होगी। सो आई वुड गिव PTI गवर्नमेंट, चले मैं उसको 4 कर देती हूँ और इसको 3 कर देती हूँ, बट मेरी नजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि यस कोडिफाई हो गई है। अब जर्नलिस्ट के जो जेन्युइन बात भी कर रहे होंगे उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत आसान हो गया है। एंड एनीवेज, लास्टली इसको हम एक कर लेते हैं, डिफेंस पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, सिविलियंस का तो लेना देना इन मामलात से कितना को वैलिड भी नहीं कह सकते, क्या लफ्ज होना चाहिए गाइस, कोई लेना देना है भी या नहीं ये कर लेते हैं। ठीक है बेनजीर?
पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से दो ऐसे सेक्टर्स थे जो हमने पहले ही सिविलियंस ने जो थे हम्म। आउटसोर्स कर दिए थे। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो हुकूमत है उनकी तकरीबन उनकी फॉरेन पॉलिसी कुछ बेहतर है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बेहतर है पीटीआई के हवाले से। जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है वो पहले भी था, अब भी है। ओके। एंड रीमा? आई एग्री। सिविल, बल्कि इस वक्त मेरा ख्याल है सिविलियन जो फैसले फौज कर रही है वो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन और एग्रीमेंट ज्यादा है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहबाज शरीफ की कोई ख्वाहिश ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही। मेरा ख्याल है वो भी एग्री करते हैं जो हमारी फौज का माइंडसेट है उससे। तो शायद इन दैट सेंस एक बैलेंस उस तरह से है। पर अगर मैं इसके अलावा बात कर सकूं ओवरऑल, अगर आप देखें आपका आइन, अगर आप देखें आपके कवानीन, तो इसमें फौज का जो रोल है वो काफी हद तक उसको लीगल कवर दिया गया है, आपके कवानीन में भी, आपके आइन में भी। और जो पहले बेनजीर काफी दफा बात कर चुकी हैं SIFC में, और बहुत सी इस तरह के मामलात हैं जिसमें फौज का रोल जो है वो पहले शायद होता हो, तब भी पीटीआई के दौर में हम बात करते थे इतनी अपॉइंटमेंट्स हैं मिलिट्री से, लेकिन कोडिफाई इस वक्त आइन में और लॉज में ज्यादा कर दिया गया है। तो उस लिहाज से मैं इस दौर को कम नंबर दूंगी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी मेरा ख्याल है मोर और लेस द सेम। अच्छा, मैं इस गवर्नमेंट को ज्यादा मार्क्स दूंगी क्योंकि एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा बेनजीर से यहाँ डिसएग्री करूंगी। इमरान खान साहब की नहीं थी एग्जैक्टली वो ख्वाहिशात जो कि बाजवा साहब की या एस्टेब्लिशमेंट की थी। हमें ये पता है कि एक बिहाइंड द सीन्स ये भी बात हो रही थी कि मोदी यहाँ पे आ जाएं और वो हिंगोल चले जाएंगे और वहां पे एक सॉर्ट ऑफ एक टैकेट सी दोनों मुल्कों की वो हो जाएगी, एग्रीमेंट के बस मामला को खत्म करो और लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। और इमरान अपोज्ड इट क्योंकि वो इमरान खान उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा ये मैं कैसे होगा। या शाह महमूद ने कहा, ये जाता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि सच है, लेकिन ये कहा जाता है कि शाह महमूद साहब ने उन्हें कहा कि ये आप नहीं अपनी पब्लिक को बेच सकेंगे, सो ये ना करें। तो हमें ये पता चलता है इससे, अगर ये मामला सच्चा है, अगर ये किस्सा सच्चा है कि एस्टेब्लिशमेंट हक में थी या अगेंस्ट थे। इसी तरह कुछ और बातें भी थी। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट फॉरेन पॉलिसी में वाकई ही दोनों की एग्रीमेंट है इस पे, दे रहा एग्री विद रीमा। और मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में दे डूइंग मच मच बेटर। और मैं इनको डिफेंस पॉलिसी में भी ज्यादा मार्क्स दूंगी। मेरे नजदीक इस मुल्क की थोड़ी सी हकीकतें, एक्सटर्नल हकीकतें चेंज हो गई हैं। हमारी बॉर्डर्स गर्म हैं दोनों, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। वहां पे आग फेंकी जा रही है, उस तरफ से इंडिया आ रहा है, इस तरफ से अफगानिस्तान बहुत ज्यादा आपके मुल्क में टेररिज्म करवा रहा है, और उसके पीछे भी आई डू बिलीव इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस वजह से इन मुल्कों को उनसे डील करने के लिए मेरे ख्याल में एक जॉइंट डिफेंस स्ट्रेटेजी जिसके अंदर बहुत सी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी था, मेरे ख्याल में वो हुआ है। एंड क्रेडिट टू द एस्टेब्लिशमेंट, क्रेडिट टू द आर्मी कि उन्होंने वो चीजें सही करवाई। तो मैं तो इस पे उनको एक्चुअली क्रेडिट दूंगी और इस गवर्नमेंट को हाई मार्क्स दूंगी उसके अंदर एज कम्पेयर टू। तो मैं उनको 4 देती हूँ पीटीआई गवर्नमेंट को, और इस गवर्नमेंट को मैं इस पे इवन 7 देने को तैयार हूँ। अच्छा खैर, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब पूरी हमारी वीडियो में महमल ने नहीं बोला और ना रेटिंग दी है, तो महमल आपने रेटिंग क्यों नहीं दी? आप क्यों हमसे डिसएग्री कर रही हैं? नहीं नताशा, मैं आप लोगों से डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन देखिए मुझे ये जो दोनों दौर कंपेयर करना मुझे फ्यूटाइल लगता है, क्योंकि दोनों साइड्स पे परसिक्यूटेड भी थे और परसिक्यूटर्स भी थे। यानी हमने उस टाइम भी हमने एक क्रिटिकल लाइन ली थी और हम आज भी ले रहे हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि डोंट ब्लेम द विक्टिम। तो विक्टिमाइज तो दोनों साइड में, वो प्री 2022 हो या वो पोस्ट 2022 हो मेरे लिए। लेकिन जो दो चीजें मैं कहूंगी कि जो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, बहुत ज्यादा वरिंग है, उनमें सबसे पहली जो चीज है वो ये कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कैपिचुलेट कर दिया और सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट को यूं सिल्वर प्लेटर पे रख के दे दिया है। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही होपलेस सिचुएशन है जिससे वापसी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। दूसरी जो बहुत एक वरिंग चीज मेरे लिए है वो है कि जो जुडिशरी को कैसे डिसमेंटल किया गया है, और अब जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस जुडिशरी में हैं वो नहीं रहेंगी, और उनके बगैर जो है आपको पता है कि सिस्टम एक अधूरा हो जाता है, जुडिशियल सिस्टम एक अधूरा हो गया। सिविल लिबर्टीज की अगर हम बात करें, हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम मीडिया फ्रीडम की बात करें, जैसे हम इधर बात कर रहे हैं सब पे, जब तो इवेंचुअली ये सब जुडिशियल डिस्कोर्स से जो है वो निकल जाएंगी। और देखें हम लोग जो है, हम तो जब बात करते हैं, हमको पोलिटिकली पार्टीजन तो है नहीं कि हम कहें कि जी हाइब्रिड 1 या हाइब्रिड 2 या हाइब्रिड 15 के उनमें से जो है वो कौन सी थी, किस तरीके से उससे चीजें हुई। इट्स गुड तालिबान, बैड तालिबान, क्योंकि देखिए ऑल हाइब्रिड्स आर बैड। वो पहली हो या
या वो आखिरी हो, मतलब 100वीं हो या जो भी हो। तो इसलिए जो मैं रेटिंग जो मैं नहीं दे रही थी वो इसलिए कि मुझे लगता है कि अगर एक टीवी चैनल बंद हो या दूसरा टीवी चैनल बंद हो, एक एंकर ऑफ एयर हो या दूसरा एंकर ऑफ एयर हो, वो सब गलत है। तो इसलिए उसको मैं उस वजह से जो है मैंने रेट नहीं किया किसी चीज को, क्योंकि हाइब्रिड इन एसेंस मैं समझती हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो एक गलत निज़ाम है, वो एक बुरा निज़ाम है। अच्छा, मैं वीडियो वाइंड अप करने लगी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बताऊं, आज सुबह मैं देख रही थी कि इप्सॉस का एक सर्वे भी आया है यूरोपियन कंट्रीज का भी, और उसके अंदर ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने कहा हमारा डेमोक्रेसी पे कोई इतना खास अब एतमाद नहीं रह गया, एंड द नंबर्स वर शॉकिंगली हाई। ये खाली आप कह लेंगे थर्ड वर्ल्ड की या डेवलपिंग वर्ल्ड की बात नहीं रहेगी। जैसे इटली में 72% था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आज सुबह ही देखा, शायद मेरे फिगर्स गलत हैं, लेकिन 70s में था। और फ्रांस में 55% था। और ये पूरी दुनिया में भी एक जो लहर चली है उसके अंदर ये हो रहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जमहूरियत के जो इकदार हैं उनकी अब इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में, क्योंकि डिलीवर सिस्टम्स नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए, तो बहुत से लोग ओके हैं कि अगर हमें कोई और सिस्टम डिलीवर दे देता है, कर देता है, हम जो मांग रहे हैं वो मिल जाता है, तो हम इसके साथ ओके हैं। बहरहाल ये उन मुल्कों का, हमारे मुल्क में तो ऐसे सर्वे अभी बहुत से हुए हैं, लेकिन फिलहाल रिसेंट मैंने कोई सर्वे नहीं देखा जो डेमोक्रेसी या जमहूरियत की खाली बात करता हो। बहरहाल ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो दुनिया पूरी में चल रहा है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स आ रही हैं और अथॉरिटेरियन रिजीम्स ने टेक ओवर कर लिया हुआ है, और शायद अब ऐसे ही निजाम कुछ अरसे के लिए चलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे ग्रेडिंग सिस्टम से आप एग्री करते हैं, हमारे पॉइंट से आप एग्री करते हैं, या मैमल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी हिट कर दें, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या नई शुगली छोड़ दी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।